नमस्कार साथियों। आज फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर के उत्तराखंड के भीतर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उन सारे सवालों से बच निकलने का, उन सारे सवालों से किनारा कशी करने का या उनके बरक्स अपना नैरेटिव स्थापित करने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास लगातार जारी है। और वो अपने आप को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सही सिद्ध करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। और जो भी सही स्वर हैं, जेन्युइन आवाज़ें हैं, उन सारी आवाज़ों को एक तरह से सिर्फ इस बिना पर, इस दम पर किनारे धकेल देना चाहती है कि उसके पास सत्ता है, उसके पास बहुमत है। और इसलिए वो समझती है कि भाई चूंकि उसके पास बहुमत है, इसलिए वो उन लोगों की भी अनदेखी कर सकती है, उस जनता की भी अनदेखी कर सकती है जिसने उसको बहुमत दिया है। तो ये बड़ा हास्यास्पद किस्म का तर्क है कि चूंकि आपके पास बहुमत है, इसलिए आपको छूट है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मनमानी कर सकते हैं, आप अपने पार्टी के भीतर ऐसे लोगों को भी बचा सकते हैं जो कि जिन पर बहुत गंभीर प्रकृति के आरोप लग रहे हैं, जिन पर लगातार गंभीर प्रकृति के आरोप लगे, आप ऐसे तमाम लोगों को बचाने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुमत है। तो ये किस किस्म का तर्क है? ये तर्क तो बेहद हास्यास्पद है, बेहद अस्वीकार्य किस्म का तर्क है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुमत अंततः, बहुमत कोई स्थायी चीज नहीं है। बहुमत तो आता जाता रहता है। इस मुल्क में कितना भी लंबा हो, इस मुल्क में बहुत लंबा लंबा बहुमत लोगों को मिला और फिर लोग अर्श से फर्श पर ले आए गए। तो इसलिए बहुमत सिर्फ है, उसके दम पर कुछ भी कुतर्क करने की छूट हो जाए तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो राज्यसभा के सदस्य हैं नरेश बंसल साहब, तो नरेश बंसल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस वार्ता में वो अपने कुछ अधकचरारे, कुछ आधे अधूरे तथ्य लेकर के आए। वो तथ्य उन्होंने पत्रकारों के सामने परोसने चाहे। पत्रकारों ने 4 सवाल पूछे और बंसल साहब उखड़ करके चल दिए। और न केवल नरेश बंसल ही उखड़े, उनके साथ जो भाजपा के प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं मनवीर चौहान जी, वो भी उखड़े। पहले तो वही उखड़ गए कि सवाल ऐसे क्यों पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब देना मुश्किल हो। सवाल तो ऐसा पूछना चाहिए जिनके जवाब न दिए जा सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारे पत्रकार साथियों ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ भाजपा के दफ्तर में जो सवाल उनके यहाँ पूछे हैं, उन सवालों ने बार बार भाजपा को बैकफुट पर धकेला है। तो ऐसे तमाम पत्रकार साथियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो पत्रकारिता का जो वास्तविक काम है, सवाल पूछना, उसको बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। और इतनी शिद्दत से इस अंकिता भंडारी के प्रकरण में उन्होंने किया कि बार बार कदम लड़खड़ाए। वो दुनियाल जी के कदम भी लड़खड़ाए और आज नरेश बंसल साहब के कदम भी लड़खड़ाए। जो एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें जरूर ऐसे सवाल जवाब वाला दृश्य देखने को नहीं मिला। वो शायद पुलिस ने जानबूझ करके किनारे कर दिया या और भी बातें हों, वरना सवाल तो शेखर सुयाल साहब से भी कस करके किए जाने चाहिए थे। मैंने तो कल फेसबुक लाइव में जो सारे सवाल उनसे बनते थे वो सारे सवाल किए। बहरहाल नरेश बंसल साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं। तो नरेश बंसल साहब ने कुछ बहुत अजीब अजीब अधूरी अधकचरारी किस्म की बातें कही। जैसे उन्होंने कहा कि भाई पहली बात तो मैंने आपसे कही थी कि जो वो कह रहे थे कि उन तत्वों द्वारा प्रदेश का वातावरण खराब किया जा रहा है जिन्हें जनता नकार चुकी है। इसका आशय यह है कि आपको चूंकि बहुमत मिल चुका है, इसलिए आपके बारे में कुछ नहीं कहना है। और ये बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बार दोहराई। उन्होंने बड़े जोर देकर का कहा, यह डायलॉग है कि सरकार किसी भी तरह की जांच से न डरती है न बचती है। हुजूर, सरकार किसी भी तरह की जांच से न डरती है न बचती है, पर सरकार जांच कराने को भी तैयार नहीं होती है। सरकार जांच कराने को तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच कब होगी? जब ऑडियो की सत्यता की जांच हो। ये बड़ी अजीब बात है कि जो सीबीआई जांच तब होगी जब ऑडियो की सत्यता की जांच होगी। अरे महाराज, ऑडियो की सत्यता की जांच करने के लिए भी तो जांच करानी होगी।
बिना जांच किए कैसे तय करेंगे? तो ऑडियो की सत्यता की जांच कैसे होगी? ऑडियो की सत्यता की जांच होगी कि जांच का प्रोसेस इनिशिएट होगा, उस प्रोसेस के भीतर चीजें जाएंगी, तो तब ऑडियो की सत्यता की जांच होगी। और एक बहुत ही अद्भुत किस्म का तर्क उन्होंने गढ़ा। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की बात जो लोग कह रहे हैं, नरेश बंसल जी ने यह कहा कि सीबीआई जांच की बात जो लोग कह रहे हैं वो तो अपराधियों की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई जांच होने पर अपराधियों की मदद हो जाएगी, सीबीआई जांच होने पर अपराधियों को जमानत का अवसर मिल जाएगा। अब ये कैसे लोगों ने कैसे, ये कौन सा तर्क है? ये किस किस्म का तर्क है कि सीबीआई जांच होने पर अपराधियों की मदद हो जाएगी? सीबीआई जांच होने पर अपराधियों की मदद कैसे होगी? आप ये कह रहे हैं कि आपकी सीबीआई जो है अपराधियों को बाहर निकलने का रास्ता दे देगी, क्योंकि सीबीआई भी अंततोगत्वा आप ही की है, भारतीय जनता पार्टी की है, उनकी केंद्रीय सत्ता है, उनके राज्य की सत्ता है। तो जब आप ये कह रहे हैं तो आप तो सीधे सीधे उस सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस सीबीआई को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि साहब हमारी पुलिस की एसआईटी ने तो उनको जेल के भीतर भेजा, लेकिन जांच सीबीआई के पास जाएगी और वो उनके लिए तो उनकी तो मदद हो जाएगी। तो सीबीआई के पास जाने से मदद कैसे होगी? वो कह रहे हैं कि सीबीआई के पास जाने से अपराधियों को जमानत का अवसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? ये कौन सा कानूनी नुक्ता है? कौन से कानून में ऐसा लिखा हुआ है? तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं हुआ है कि सीबीआई के पास जांच जाएगी तो आरोपियों को जमानत का अवसर मिल जाएगा। तो कुछ दिनों पहले तक इस प्रदेश में पेपर लीक के मामले में लोग बहुत साल तक लगातार ये बात करते रहे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब एक आंदोलन के दबाव में एक परीक्षा की सीबीआई जांच हुई। हालांकि हम तो अभी भी मानते हैं कि राज्य बनने के बाद से अब तक सारी परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उन सबको जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। कम से कम पिछले 10 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, 15 साल में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनको तो सीबीआई जांच के दायरे में लाया ही जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, एक आंदोलन के दबाव में वो एक अलग विषय है। उस विषय की बात मैं यहां क्यों कर रहा हूं कि एक आंदोलन के दबाव में सीबीआई जांच एक हो रही है। लेकिन उससे पहले तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते थे कि सीबीआई जांच अगर हो जाएगी तो सीबीआई की जांच होते ही नियुक्तियों की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, प्रतियोगी परीक्षाएं होना बंद हो जाएगा, भर्तियों की विज्ञप्ति निकलना बंद हो जाएगी। यह पुष्कर सिंह धामी लगातार पिछले 4-5 साल से लोगों को समझाते रहते थे। हमने लगातार यह सवाल उठाया कि भाई मुख्यमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ऐसा कैसे हो जाएगा कि सीबीआई जांच होगी तो प्रतियोगी परीक्षाओं पर, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं बंद हो जाएंगी, ऐसा कैसे होगा? तो ये ऐसा कुतर्क है कि लोगों को बहलाने के लिए गढ़ा गया है। ठीक उसी तरह की बात नरेश बंसल जी भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच हो जाएगी तो अपराधियों को जमानत का अवसर हो जाएगा, अपराधियों को मदद हो जाएगी। क्यों सीबीआई जांच आप अपराधियों की मदद के लिए करोगे? इसलिए कराओगे? तो यह बहुत विचित्र किस्म का तर्क है। बहुत सारे तर्क उनके पास थे नहीं, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा बात इस सिलसिले में नहीं करना चाहता, लेकिन जितनी बातें कही उसमें तथ्यों की बात करना बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही वो ये कि सरकार अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ थी और सरकार ने इसलिए अंकिता भंडारी की माता पिता की सहमति का पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको इस मामले में दिया। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सहमति से नियुक्त किया जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सरकार किसी को भी कर सकती थी। तो जो भी साथी लोग इस बात को देख रहे हैं, जो लोग ये भूल गए हैं इस बात को, मैं उन सबको याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने कोई मुकदमा शुरू होने के पहले दिन से अंकिता भंडारी की माता पिता की सहमति से पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त नहीं किया। यह गलत बयानी है। उसमें जितेंद्र चौहान नाम के पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उनके भी कई सारे वीडियोज उस दौरान वायरल हुए और अंकिता भंडारी के माता पिता ने यह आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ये अपराधियों की मदद कर रहे हैं,
और इसलिए ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदलना चाहिए। उन्होंने डीएम पौड़ी को ये चिट्ठी दी, उसके बाद उनकी चिट्ठी पर सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद उनको धरने में पौड़ी कलेक्ट्रेट में, पौड़ी में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कई दिनों तक अंकिता भंडारी के माता पिता धरने पर बैठे। तब जाकर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर बदले गए। जितेंद्र चौहान की जगह अवनीश नेगी को पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया। तो जैसा नरेश बंसल साहब कह रहे हैं कि भाई अंकिता भंडारी की माता पिता की सहमति से पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया, यह तथ्य गलत है। अंकिता भंडारी की माता पिता की सहमति से नहीं बनाया गया, बल्कि सही पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो, इसके लिए अंकिता भंडारी के माता पिता को संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए उनको धरने पर बैठना पड़ा। इतनी संवेदनहीन सरकार है, इतनी संवेदना शून्य सरकार है कि वो एक माता पिता जिन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया, उनकी छोटी सी बात मनवाने के लिए उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। रोज उनकी माताजी रोती थी कि मेरी बेटी को एक तरह से मेरी बेटी के अपराधियों को, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। और तब जाकर के सरकार ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया है, दबाव में आकर के, उनके धरने के दबाव में आकर के। तो इसलिए नरेश बंसल साहब जो ये कह रहे थे, ये सरासर झूठ है, सरासर गलत बयानी है। उसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, 2-3 बातें बस और इसमें कहनी है। एक बात उन्होंने कही कि एसआईटी ने भी माना कि कोई वीआईपी नहीं है। उन्होंने कहा कि एसआईटी को जो हेड कर रहे थे उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। अब कई बार जब आप आधे अधूरे कचरारे तथ्यों के साथ सामने आते हैं तो गड़बड़ होती है। शुरुआत में सरकार का महिमा गान करते हुए, महिमा मंडन करते हुए नरेश बंसल साहब ने खुद ही अपने मुंह से कहा कि एसआईटी जब सरकार ने बनाई तो महिला आईपीएस अधिकारी को उसका हेड बनाया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे छोर तक पहुंचते पहुंचते जहां पत्रकारों ने उन्हें सवालों से घेर लिया, वहां उन्होंने एडिशनल एसपी को एसआईटी का हेड बना दिया अपने आप ही, और कह दिया कि एसआईटी को जो हेड कर रहे थे उन्होंने भी कह दिया है कि कोई वीआईपी नहीं है। तो बंसल साहब, एसआईटी को हेड तो आईपीएस पी रेणुका देवी कर रही थी, ये एडिशनल सेक्रेटरी शेखर सुयाल उसको हेड नहीं कर रहे थे, वो इसका पार्ट थे। और उनके इस वक्तव्य के बारे में जो परसों उन्होंने दिया, उसके बारे में तो बहुत साफ तौर पर मैंने कल भी अपने लाइव में ये बात कही कि एसआईटी का पार्ट होने के नाते शेखर सुयाल ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही वो बहुत ही आपत्तिजनक हैं। वो हैं असल में अपराधियों को मदद करने वाली बातें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब वो कमरा तो तोड़ा गया, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि सबूत नष्ट किए गए। मैं आज व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप में इस प्रदेश के एक बड़े पुलिस अफसर का भी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो कमरा तोड़ दिया गया, इससे क्या हो गया, कौन सा सबूत नष्ट हो गया उससे, वो थोड़ी क्राइम सीन था, क्राइम सीन तो चीला बैराज था। तो पुलिस प्रशासन के तमाम बड़े अफसरों को ये बताना है कि हम भी जानते हैं कि क्राइम सीन चीला बैराज था। चीला बैराज में उसको धक्का देकर के फेंका गया अंकिता भंडारी को, इन 3 दरिंदों के द्वारा जो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन उस कमरे में तमाम तरह की चीजें थी, तमाम तरह की बातें थी। और चलिए पुलिस के अफसरों के ही इस बात को मान लेते हैं कि साहब वो कमरा क्राइम सीन थोड़ा था। आप बताइए कि वो कमरा तोड़ा क्यों गया फिर? भाई, जो बुलडोजर एक्शन का भी श्रेय लेने वाले लोग हैं, मान लीजिए कि चलिए आपका तर्क मान लेते हैं, हम तो नहीं मानते इस बात को कि बुलडोजर न्याय कोई न्याय है, हम इस बात को स्वीकार नहीं करते। और इस मामले में तो हम मानते हैं कि सबूत छुपाने के लिए ये बुलडोजर चलाया गया। लेकिन आपका तर्क मान लेते हैं कि बुलडोजर चलाया गया, तो जहां जहां ऐसा बुलडोजर चलाया जाता है, न्याय दिखाने के लिए बुलडोजर चलाया जाता है, तो पूरे पर चलाया जाता है। अगर पूरे रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया होता तो एक अलग बात होती, तब तो लगता कि साहब आपका बुलडोजर से लोगों के घर गिराने का कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में आपने किया। लेकिन उसका आप कैसे गिराते? वो तो आपकी पार्टी का नेता है,
वो सारा खानदान आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उसका आप कैसे गिरा देते? तो आपने एक कमरा गिराया। तो पुलिस के जो भी अफसर हैं, जो बहुत बड़े वाले अफसर हैं, जो हमको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीला बैराज है, वो तो क्राइम सीन, तो वो कमरा थोड़ी है, तो वो कमरे पर बुलडोजर चलाया क्यों? आपके उस समय के जो डीजीपी थे वो क्यों छाती ठोक करके कह रहे थे कि अब हमने कर दिया है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस बात के लिए छाती ठोकी कि वो कमरे पर हमने बुलडोजर चला दिया? उस दिन तो आपने कहा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया, बाद में मालूम पड़ा कि एक ही कमरे पर बुलडोजर चला। क्यों चलाया गया? और पुलिस तो बोले नहीं, पुलिस को तो बार बार इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो सवाल मैं पहले दिन से पूछ रहा हूं। ये पुलिस गई उस कमरे में और उस कमरे के दरवाजे पर पुलिस को फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उस कमरे में अंकित गुप्ता नाम का जो अपराधी है, जिसको सजा हो गई है, वो एक थाली रख करके गया, खाने की थाली, उस थाली पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। उस कमरे में कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स पुलिस को नहीं मिले, कहीं कोई डीएनए सैंपल नहीं मिला। तो पुलिस ने क्या जांच की? पुलकित आर्य ने आपको कहानी सुनाई कि मेरा फोन खत्म हो गया, मेरा फोन गुम हो गया है, और पुलिस ने पुलकित आर्य की बात मान ली। पुलकित आर्य ने कहानी सुनाई कि अंकिता भंडारी का फोन भी लापता है, और पुलिस ने यह भी मान लिया। तो जांच क्या थी? तो इसलिए यह मत बताइए कि बहुत कार्यकुशलता से आपने काम किया है। बहुत सारी बातें हम कह नहीं सकते, हम इसलिए कह नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें वास्तव में इससे आगे कह दी जाएंगी तो आरोपियों के, अपराधियों की अनायासी गलती से मदद हो जाएगी, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं बहुत सारी बातें। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम जानते नहीं कि आपने कैसा इन्वेस्टिगेशन किया, आंखों से दिखाई देता है। और जो सारे फैक्ट्स कहे जा रहे हैं, पिछले 3, 4, 5 जितने लाइव इस मसले पर मैंने किए और जितने इंटरव्यूज मैंने किए, मैंने सारे फैक्ट्स के आधार पर किए। वो फैक्ट्स जो उस फैसले में दर्ज हैं, वो 160 पन्ने का फैसला मैंने भी कई कई दफे पढ़ा है, तो उसके आधार पर ही सारे फैक्ट्स मैं बोल रहा हूं। और तो आज जो नरेश बंसल साहब ये कह रहे थे, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो नरेश बंसल साहब उस एसआईटी के हवाले से कह रहे थे कि एसआईटी ने भी माना कि कोई वीआईपी नहीं है, एसआईटी कैसे मान लेगी कोई वीआईपी नहीं है? उस प्रकरण में एडिशनल सेशन जज का जो फैसला है, एडिशनल सेशन जज की अदालत ने जो फैसला किया, उस फैसले में कहा गया है कि मोटिव ऑफ क्राइम इज वीआईपी। वीआईपी को स्पेशल सर्विस नहीं देने के लिए हत्या की गई। ये बहुत साफ साफ है, उस फैसले में कई कई जगह इस बात को लिखा गया है। तो इसलिए ऐसे करके भ्रम फैलाना बंद कीजिए, ऐसे झूठ फैलाना बंद कीजिए। आपको अपनी पार्टी के नेताओं का बचाव करना है, आपको न्याय से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप इस तरह के भ्रम, इस तरह के झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज तो उल्टे पांव आपको भागना पड़ा है इस तरह के झूठ स्थापित करने की कोशिश में। अपनी पार्टी के दफ्तर से आपको भागना पड़ा है, और यह बेशर्मी फिर दिखाई दी है कि जिस आदमी पर वीआईपी होने का आरोप आपकी पार्टी के भीतर से लगा है, सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, तो उन्होंने ही, सुरेश राठौर ने अपने ऑडियो में ये बात कही कि दुष्यंत कुमार गौतम है वीआईपी। ये सुरेश राठौर ने कहा, और आप उस आदमी का बचाव, जिस पर यह गंभीर आरोप लग रहा है, आप कह रहे हैं सरकार किसी जांच से डरती नहीं है। नरेश बंसल कह रहे हैं सरकार किसी जांच से घबराती नहीं है, और पीछे वहां वो दुष्यंत कुमार गौतम का फोटो लगा हुआ है। तो वीआईपी बताए जा रहे व्यक्ति का, वीआईपी होने का आरोप झेल रहे व्यक्ति का के फोटो के साए तले, के फ्लेक्स के साए तले आप हमको बता रहे हैं कि इंसाफ होगा, न्याय होगा, सरकार किसी जांच से नहीं डरती, लेकिन रहेगी वो उसी वीआईपी का जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है, उसी व्यक्ति के साए में रहेगी। तो वो सरकार कैसे न्याय करेगी? अरे कम से कम कुछ तो शर्म करिए। वो पोस्टर तो हटा दीजिए, वो फ्लेक्स तो हटाइए, इससे ज्यादा तो आप नहीं कर सकते हैं। बाकी तो जवाब दिल्ली वालों को ही देना है, जिन्होंने उनको यहां प्रभारी बना करके भेजा है। प्रधानमंत्री एक किसी क्रिकेटर के अंगूठे पर खरोच लगती है तो उसके लिए ट्वीट करते हैं, और अभी उनकी जबान नहीं खुल रही है। वो हमको आकर के बताते हैं कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है।
ऐसे गट्टू भट्टू पट्टू आपने जो यहां भेजे हैं उनके उनके दम पर होगा? ये गट्टू बनाएंगे उत्तराखंड का दशक, तीसरा दशक उत्तराखंड का, इस सदी का तीसरा दशक बनाने का ठेका उत्तराखंड का इन गट्टुओं को आपने सौंपा है प्रधानमंत्री जी? या उनके जो ये पैरोकार हैं सारे के सारे, उनके जो ये बचाव करता है वो बनाएंगे? तो इसलिए एसआईटी ने ये माना का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है, मैं जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि कोई भी एक आदमी अगर ये कह रहा है कि कोई वीआईपी नहीं था, इसका मतलब है कि वो उन सब का बचाव कर रहा है। वो सिर्फ जिन पर अब आरोप लगा है, जिन पर नए आरोप लगे हैं, सिर्फ उनका बचाव नहीं कर रहे हैं, वो उनका भी बचाव कर रहे हैं जो जेल के भीतर मौजूद हैं। क्योंकि जैसे ही वीआईपी नहीं रहेगा, जैसे ही वो, चाहे शेखर सुयाल ने कहा हो, उन्होंने ये कहा कि कोई वीआईपी नहीं था, या वो आज नरेश बंसल कह रहे हैं कि कोई वीआईपी नहीं था, इसका मतलब है कि कोई वीआईपी नहीं था तो हत्या का कोई उद्देश्य नहीं था, हत्या का कोई मोटिव नहीं था। तो ये है आरोपियों को बचने से, अपराधी घोषित किए गए लोगों को बचने का रास्ता देना। और भारतीय जनता पार्टी ये करती रही है। मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष की पार्टियों का पुतला जला रहे हैं। ये पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि सत्ता में बैठी पार्टी, सरकार में बैठी पार्टी विपक्षी पार्टियों का पुतला जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। और कब हो रहा है? जब लोग एक बेटी के न्याय के लिए सड़क पर लड़ रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो इंसाफ की मांग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी का पुतला जलाएगी। लेकिन ये तो बहुत ही कम है। जम्मू में, कठुआ में एक छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली। तो बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकालना तो ज्यादा जघन्य है बनिस्बत इस बात के कि विपक्षी पार्टियों का पुतला फूके। लेकिन ऐसी बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसी बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी के ही राज में हो सकती है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जब सफाई देने आए, जब ये कहने आए कि सरकार किसी जांच से नहीं डरती है, तो उस व्यक्ति का फोटो ऊपर पोस्टर पर चिपका हुआ हो। ऐसी बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी के ही राज में हो सकती है। तो बहरहाल ये सब बातें, ये मनगढ़ंत किस्म की बातें, ये सब झूठी तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल ने की और पत्रकारों ने उनको घेर लिया। और इस बात में बस इतना कहना है कि एक बात उन्होंने बड़े जोर देकर के कही कि कल कहीं फ्लेक्स फाड़ दिया गया और उसकी फिर कहानी, उससे आगे कहानी बनाई गई, जो भी कही गई। हम इस तरह की किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते, इस तरह के किसी उत्पात का समर्थन नहीं करते। हमारी ताकत सही के पक्ष में आवाज बुलंद करना है। इसलिए किसी को भी ये छूट नहीं हो सकती कि किसी तरह की अभद्रता करे, किसी तरह का उत्पात करे, किसी तरह की बदतमीजी करे। यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। अगर किसी ने ऐसा किया है तो हम इसकी आलोचना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। हम यही कर सकते हैं। लेकिन इसकी आड़ में अगर आप सोचते हैं कि इस एक घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देंगे कि ये अंकिता भंडारी के न्याय का सवाल और इसमें आपकी पार्टी के नेताओं की संलिप्तता का सवाल पीछे छूट जाएगा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, या तय समझिए। तो इसलिए ये पाखंड बंद करना चाहिए, ये कुत्सा प्रचार बंद करना चाहिए, ये झूठ का प्रचार बंद करना चाहिए। इस तरह की झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से बचिए। अगर चाहते हैं कि सही अर्थों में न्याय हो, तो नए सिरे से इस केस में जो नई बातें आई हैं उनको न्याय की दृष्टि से देखना शुरू करिए। उनको शत्रु की दृष्टि से, दुश्मन की दृष्टि से देखने के बजाय उनको सही अर्थों में देखना शुरू करिए। न्याय की दृष्टि से देखिए, कानून की दृष्टि से उनका परीक्षण करिए और उसके आधार पर फैसला करिए। भारतीय जनता पार्टी को देर सवेर ये करना होगा। नहीं करेंगे तो उसकी कीमत चुकाएंगे, जनता उसका जवाब देगी। ये जो बहुमत का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा है, इस बहुमत के अहंकार को जनता जमींदोज कर देगी, जमीन पर उतार देगी। जनता ने अतीत में भी ऐसा किया है, लोग अतीत में भी ऐसा करते रहे हैं। बहुतेरों को जिनको ये घमंड था, उन सब का अहंकार लोगों ने उतारा है। तो आपका अहंकार उतारने में भी जो भी समय लगे, लोग वो अहंकार उतार करके जमीन पर ले आएंगे। इसलिए इस अहंकार से बाहर निकलिए। और ये जो आप करते हैं, प्रेस के सामने आकर के तमाम अनर्गल तरह की बातें कुछ भी कह करके बच निकलने की कोशिश करते हैं, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है।
और फिर से उन सभी पत्रकार मित्रों को पुनः बधाई है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मोर्चेबंदी जारी रखी है। सवालों के तीखे तीरों से उन्होंने लगातार भाजपा के नेताओं के झूठे तथ्यों को उनका खंडन करने की पूरी ताकत के साथ पुरजोर प्रयास किया है। तो उन सारे पत्रकार मित्रों को भी बधाई। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।